कश्मीर के अंदर जो कुछ है ये जिहाद है। जिहाद के नाम पर, इस्लामिक जिहाद के नाम पर इन सबको बेवकूफ बनाया गया है। इन सब को एक प्रकार का जो है एक अफीम सा पिला दिया गया है जिहाद का, जिहादी अफीमी हो। मुझे लगता है कि जिहादी अड्डे जब तक बंद नहीं होंगे, जिहाद और जन्नत की परिकल्पना जब तक समाप्त नहीं होगी, तब तक इस्लाम की कट्टरता को और उसके नाम पर फैलाए जा रहे आतंकवाद को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि कश्मीर के अंदर सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, सरकार का जो दृढ़ संकल्प होना चाहिए, भारत के साथ जुड़ करके रहने का जो संकल्प होना चाहिए, बाहरी हस्तक्षेप को पूरी तरह निषेध करके और भारत की राष्ट्रीयता के साथ, अगर भारत के अंदर जिसको रहना हो भारत की राष्ट्रीयता के साथ मिलजुल करके रहें, जिसको नहीं रहना है उनको हम लोगों ने 1947 में पाकिस्तान दे दिया है, वे पाकिस्तान जाए। उनका भारत के अंदर कोई मतलब नहीं, जो भारत की राष्ट्रीयता को नहीं मानते, भारत की परंपरा को नहीं मानते, भारत के संविधान को नहीं मानते, भारत के किसी भी विधान को नहीं मानते। मुझे लगता है कि उनको भारत के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये सख्त निर्णय, सख्त फैसले लिए जाने चाहिए, चाहे उसमें हुर्रियत के लोग हों, चाहे पीडीपी के लोग हों, या जो कोई भी हो। अगर वह भारत की विधान की धज्जियां उड़ाते हैं तो उनकी धज्जियां भारत सरकार को उड़ानी चाहिए, भारत को उड़ानी चाहिए। देखिए, कश्मीर से सेना कम करना एक तो इनका वो था, और ये इसी सरकार ने उमर अब्दुल्ला ने मांग की और गुलाम नबी आजाद ने मांग की थी। और शुरू में सरकार से जुड़े कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन बाद में इन लोगों ने उस चीज को जो है शुरू किया और इन्होंने वहां सेना हटाई, कम की। दूसरा, उसमें फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मिलिट्री की जगह यहाँ पैरामिलिट्री लगाई जाए, पैरामिलिट्री और सीआरपीएफ को यहाँ पे तैनात किया जाए। भाई, सेना तो सेना है, सेना के पास सब कुछ योग्यता है, सेना किसी राजनीतिक इंटरफेयर को नहीं मानती, लेकिन पैरामिलिट्री के होने पर पैरामिलिट्री की अपनी सीमाएं होती है। पैरामिलिट्री वहाँ की राज्य की व्यवस्था के द्वारा संचालित होती है। पैरामिलिट्री उतनी सक्षम और सख्त नहीं होती है। पैरामिलिट्री तो नक्सलवादी क्षेत्रों में भी आपने देखा होगा। तो उस दृष्टि लगा करके उन पैरामिलिट्री के मनोबल को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए सब हो रहा है, और लगातार जिससे हमारे जवानों का मनोबल गिरे, एक उसके लिए पत्थरबाजी की घटनाएं। अब आप सोचिए कि 11 जून से घटनाएं शुरू हुई हैं। पत्थरबाजी की घटना पहली 11 जून को हुई। 11 जून से पहले उमर अब्दुल्ला दिल्ली आते हैं और दिल्ली के अंदर वह कुछ मुद्दों में स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव लेकर वहां की विधानसभा का लेकर के आते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता दी जाए। तुम सारी सुविधाएं भारत से लोगे, विकास की सारी योजनाएं भारत से लोगे। भारत सरकार उसमें उन लोगों के, वहां के नागरिकों को सस्ते दाम पर 1 रुपए किलो चावल दे, 1 रुपए किलो उनको जो है चीनी दे, 1 रुपए लीटर मिट्टी का तेल भी दे, सब कुछ सुविधाएं उनको दें। उनके पर किसी प्रकार का टैक्स लगा करके भारत की मार्केट में उनको बेचने की व्यवस्था भी करें, और उसके बाद भी वो भारत की मुख्य धारा से न जुड़ करके भारत के विरुद्ध इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, इस प्रकार का राग लापेंगे। मुझे लगता है कि इसका कभी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसमें दोनों लोग, कांग्रेस भी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और पीडीपी भी, ये सभी लोग वहां पे वहां की व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, वहां के उपद्रव के लिए जिम्मेदार हैं। एक साजिश के तहत कश्मीर को भारत से अलग करने का एक षड्यंत्र। दूसरा, कश्मीर को भारत से काटने का। कश्मीर भारत से केवल राजनीतिक दृष्टि नहीं जुड़ा है, सांस्कृतिक दृष्टि भी जुड़ा हुआ है। पवित्र अमरनाथ की गुफा और उसकी यात्रा, आप देखते होंगे हर साल यात्रा के ठीक पहले इन लोगों के द्वारा उस प्रकार के षड्यंत्र रच दिए जाते हैं, और 2-3 महीने पहले से उपद्रव शुरू हो जाते हैं, जिससे कि अमरनाथ की यात्रा न होने पाए या कम से कम श्रद्धालु वहां जाए। जबकि सच्चाई यह है कि अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले लोग वहां पर हर साल वहां की आय को बढ़ाते हैं और उस पार्ट को भारत से जोड़ने में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। उसको डिस्टर्ब करने के लिए सरकार ने पहले क्या किया, हर अमरनाथ यात्री पर टैक्स लगाया है। वहां पर लगने वाले भंडारे और जो भंडारा लोग चलाते हैं, वहां पर चैरिटेबल, उसमें धर्मार्थ जो भंडारा संचालित होते हैं, उन लोगों को प्रति भंडारा जो है 25,000 रुपये उन पर अलग से टैक्स लगाने की व्यवस्था हुई। जब उसमें विरोध हुआ, उस विरोध को देखते हुए उन्होंने टैक्स में कुछ तो कंसेशन किया, लेकिन इधर पत्थरबाजी की घटना शुरू कर दी। और ये पत्थरबाजी में आश्चर्यजनक रूप से अब तक 1100 सुरक्षा बलों के जवान घायल हुए हैं, और सुरक्षा में वहां पर जो लोग उपद्रवी थे उसमें 39
पर्सन्स मारे गए, जो उपद्रवी थे वो मारे गए हैं। लेकिन उसको अब इस रूप में लेने का प्रयास हो रहा है कि वहां पर भारतीय सेना या जो पैरामिलिट्री है वह ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रही है। यानी आतंकवादियों के लिए ह्यूमन राइट्स, उनके लिए मानवाधिकार, लेकिन भारतीय नागरिकों के लिए नहीं। भारत का 3.5 लाख कश्मीरी हिंदू विस्थापित हुआ था 1990 में, आज वो 7 लाख से ऊपर पहुंच चुका है, उसके लिए ह्यूमन राइट्स नहीं। कश्मीर में मारा गया 30,000 से ऊपर निर्दोष हिंदू, उसके लिए ह्यूमन राइट्स नहीं था। और आज उन आतंकवादियों की जिनका फेथ भारत के प्रति नहीं, जो लोग भारत के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स के लोग बात करके उस जम्मू कश्मीर में और भी अलगाववाद वहां पे की आग, अलगाव की आग लगाना चाहते हैं। मुझे लगता है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जो ये 39 पर्सन्स मारे भी गए और मैसेज जो कैच भी किया है वहां पर, भारत के जो खुफिया एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां से जुड़े हुए, उन लोगों ने इस बात की, इस प्रकार का संदेश भी कैच किया है कि पत्थरबाजी की घटना में उपद्रवी मारे जाने चाहिए। वहां पे जो आतंकवादी संगठन है, गिरोह है, लश्कर ये है, जैसे मोहम्मद है, इन लोगों ने तय किया है पत्थरबाजी की घटना में, हुर्रियत है, जितने भी वहां पे अलगाववादी संगठन है, इन सभी लोगों ने एक तय किया है कि वे पत्थर मारने का रेट तय किया है। एक पत्थर से सुरक्षा बल को, एक पत्थर पर किसी सुरक्षा बल को इंजर्ड कर देंगे तो उसको इतना पैसा देंगे, उसको इतना पैसा देंगे। पर्सन्स के मारने पर अगर वो मारते हैं तो उसकी भी रेट है। और अगर कोई इधर अलगाववादी है, कोई वहां का उग्रवादी वहां का घायल होता है, उसका भी रेट है, और वो मरता है तो उसको भी वो लोग पैसा देते हैं। इसलिए, और कुछ मिलिटेंट ऐसे, कुछ उग्रवादी ऐसे हैं कि जो उसकी आड़ में स्वयं भी गोलियां चला रहे हैं और उससे भी तमाम वो लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन दोष किसपे? भारतीय सेना को बदनाम करने के लिए और सुरक्षा बलों को बदनाम करने के लिए भी ये साजिशें रची जा रही हैं। इस बात को भारत सरकार भी जानती है और इसको वहां की सरकार भी जानती है, लेकिन उस सब के बावजूद इसको आउट नहीं किया। वहां पे राजनीतिक रूप से जो लोग वर्चस्व में हैं या जो लोग राजनीति की मुख्य धारा में आ सकते हैं, इन सब की नीयत ठीक नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या हुर्रियत के लोग जी, इनमें से किसी की भी नीयत साफ नहीं है। भारत के साथ रहने और भारत की यानी वह उसको भारत की मजबूरी में समझते हैं, ठीक, इसलिए उसके नाम पर लोग केवल बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि इसको समझने का प्रयास आज के दिन पर होना चाहिए कि वहां के लोगों को जब तक ये राजनीतिज्ञ अपने राजनीतिक वोट बैंक, क्योंकि वो तो वोट बैंक है उनका, जितनी उनकी भावनाओं के साथ वो लोग खिलवाड़ करेंगे, जो जितना कर लेगा उसके साथ उतना पुख्ता वोट बैंक होगा। ये दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की स्थिति वहां पर बनी है। अगर जितना पैसा जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर के विकास के लिए या कश्मीर में इन लोगों को राहत देने के लिए, इनके पुनर्वास के नाम पर खर्च होता है, अगर उतना पैसा उत्तर प्रदेश या बिहार में खर्च होता तो मुझे लगता है कि वहाँ की दरिद्रता मिट जाती, वहाँ की भूखमरी मिट जाती और वहाँ का हर व्यक्ति को आवास मिल जाता, वहाँ की हर गरीब को बुनियादी सुविधाएं मिल जाती, वहाँ की हर गरीब को यानी शिक्षा के केंद्र, विद्यालय मिलते, अध्यापक मिलते, चिकित्सा के केंद्र मिलते, अच्छी सड़कें मिलती, विद्युत मिलती, सब कुछ मिलता। बुनियादी सुविधाओं से वंचित यहाँ का व्यक्ति है और उपद्रव वहाँ हो रहा है।